गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे की सुबह आप सबको बुलाया, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में AIR30 स्मित पंचाल जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सत्यप्रकाश सर होंगे और आपको आज एक्चुअली स्ट्रेटजी के बारे में पता लगेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा जिसमें हम आपके सवाल लेंगे, स्मित पंचाल सर लेंगे, सत्यप्रकाश सर लेंगे। तो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। मैं पंचाल जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक स्ट्रगल है, एक जर्नी है, बहुत कुछ आप बिलोंग करोगे उस जर्नी से, इसलिए क्योंकि वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर उन्होंने ये अचीवमेंट पाई है। उनकी डे टू डे लाइफ भी इतनी इजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको भी, उस चैलेंज को भी स्वीकार किया और आज की डेट में वो एक टॉपर के रूप में हमारे बीच में होंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग कल इसी मंच पर होंगे, ऐसा ही टॉपर बनकर होंगे, अगर हम सही ढंग से पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करते हैं इस परीक्षा के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा स्मित पंचाल साहब को और सत्यप्रकाश सर को। आइए तालियों से स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आसिफ जी को कि वो बुके देकर स्मित पंचाल साहब का स्वागत करें। मैं अपने साथी भूपेंद्र प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि वो आए और सत्यप्रकाश सर का बुके देकर स्वागत करें। जैसा कि हमने एक चर्चा की कि आज का सेशन स्ट्रेटजी, क्वेश्चन आंसर्स और ओरिएंटेशन का होने वाला है। हमारे साथ सत्यप्रकाश सर हैं। जो लोग PSIR को जानते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सत्यप्रकाश सर को नहीं जानते होंगे। बेहतरीन क्लासेस, हल्की फुल्की शायरियां, माहौल को हल्का रखते हुए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसानी से समझाने की कला, जो सारे गुण एक शिक्षक में होने चाहिए, वो सारे गुण सत्यप्रकाश सर के पास हैं और इसीलिए उनकी क्लासेस बहुत लाइव रहती, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं। तो मैं सत्यप्रकाश सर से कहूंगा कि आज का ओरिएंटेशन सत्यप्रकाश सर शुरू करें और एक रोड मैप, एक लैंडस्केप यूपीएससी का क्या होना चाहिए, कैसे उसके साथ आगे बढ़ें, इस बारे में सत्यप्रकाश सर बताएं। मैं बुलाऊंगा सत्यप्रकाश सर को। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि PSIR ऑप्शनल के अलावा जिनका ऑप्शनल है? नॉन PSIR ऑप्शनल वाले कितने हैं? क्या ऑप्शनल है आपका सर? फिलॉसफी ऑप्शनल आपका। फिलॉसफी, एनीबडी एल्स फ्रॉम फिलॉसफी? हिंदी, लिटरेचर, सोशियोलॉजी से कोई? आप सोशियोलॉजी से हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो, ठीक है। कितने लोग PSIR से? एक बार ठीक है। कितने लोग हैं जो कि हमारे कोर्सेज में इनरोल्ड है? जस्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट। ठीक है। अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है या फिर फिनिश हो गया है जो कोर्स है? अभी चल रहा है, ठीक है। सो इस सेशन का जो पर्पस है, जो विजय सर ने बताया, वो द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज कि आप लोग टारगेट कर रहे होंगे मोस्टली, कोई इस बार मेंस दे रहा है 2025 में? एनीबडी गिविंग मेंस दिस ईयर? यानी टारगेट 26 है, राइट। अब जो लोग टारगेट 26 कर रहे हैं उनके लिए ये जो समय है, आज जो 1 जून को हम बातें कर रहे हैं,
दिस इज एग्जैक्टली द 0 माइल, यहीं से स्टार्ट हो रहा है एक साथ, और इसीलिए जरूरी है कि ओरिएंटेशन सही रहे, अदरवाइज आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। कुछ डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा यूपीएससी रिपोर्ट्स के ही, और कुछ नंबर्स जिसके बेसिस पे हम तय करेंगे कि अभी से लेके अगला जो टारगेट है 2026 उसमें आपके लिए एक रफ टाइमलाइन क्या होने वाला है। ठीक है, नीडलेस टू से आपने डिसाइड किया कि जब इस यूपीएससी एग्जाम में आप बैठेंगे कंपटीशन का थोड़ा सा अंदाजा होगा आपको। एक यदि नंबर्स की बात करें तो 10 लाख के आसपास लोग हैं जो कि फॉर्म भरते हैं, 5 लाख जो है वो एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स, क्योंकि 5 लाख लोग उनमें से मतलब 10 लाख में से आधों को लगता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम, फॉर्म भर दिया लेकिन आते आते लगता है कि अभी सही से तैयारी नहीं हुई है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। ठीक है, यानी 50% पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द कंपटीशन इवन विदाउट फेसिंग द कंपटीशन। ठीक है, आउट ऑफ 5 लाख 15,000 के लोग के आसपास लोग जो मेंस देते हैं, उसमें से 2500-2600 इंटरव्यू, और सिलेक्शन जो होता है समवेयर अराउंड 900 to 1000 लोगों को। नाउ सी द कंपटीशन। अब ऐसे लग रहा है आपको कि 900 जो सीटें आ रही हैं, इट इज अ सीट विच ऑन विच द अपॉइंटमेंट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन इसको एक स्टेप और आगे जाके देखते हैं कि इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं। इस ईयर हमारे एक टॉपर है वैभव सिंह, रैंक 82 है। हमने उनको कॉल किया था कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और उनको इनवाइट किया इंस्टीट्यूट आने के लिए। उन्होंने कहा कि सर प्रीलिम्स के बाद आएंगे क्योंकि प्रीलिम्स दे रहे हैं। रैंक 82, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी यू विल नॉट गेट IAS इवन इफ यू आर गेटिंग रैंक 82। लास्ट टाइम ये 77-78 पे फिनिश हो गया, एंड देन यू नो द कॉम्पिटिशन। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा, इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखाता हूं जस्ट टू सेट द टोन राइट फॉर दिस टॉपिक। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और हर एक साल एक रिपोर्ट आता है इसका, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है यूपीएससी का। इस रिपोर्ट के कुछ डेटा आपके सामने रखूंगा। तो ये डेटा जो कहता है कि कितने लोगों ने अपीयर किया है, इसको मैंने एक ग्राफ में डाला है। दिस इज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कमिंग टू द यूपीएससी। ठीक है, 1950-51 में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आते थे 42,727, 45 लाख। अब ये केवल यूपीएससी का नहीं है, यूपीएससी 14 एग्जाम्स लेती है, 10 जो है वो सिविल साइड के होते हैं, 4 जो होते हैं वो डिफेंस के होते हैं। तो दिस इज द कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ एवरी एग्जाम। इसमें से आप 10 लाख रखिए सिविल सर्विसेज का, क्योंकि सिविल सर्विसेज का अगर अलग से डेटा अवेलेबल नहीं है तो सिविल सर्विसेज में भी एप्लीकेशंस का जो फ्लो है कुछ ऐसा ही रहा। दैट मीन्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कमिंग टू द यूपीएससी हैज बीन राइजिंग एक्सपोनेंशियली, और ये यूपीएससी का डेटा है। नाउ लुक, लेट अस लुक एट द वैकेंसीज। इफ यू सी द वैकेंसीज कमिंग इन द यूपीएससी जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप देखेंगे कि वैकेंसीज बढ़ी हैं और उसके बाद से कम हुई। 22-23 एक एक्सेप्शनल ईयर था जिसमें फिर से बढ़ी, बट ओवरऑल ट्रेंड यदि आप देखेंगे तो वैकेंसीज बढ़ी और घटी, और जो ब्रेक ईयर रहा है वो 1991, जब हमारे देश में आर्थिक सुधार हुए, LPG रिफॉर्म्स हुए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सरकार को लगा कि अब सरकारी अफसरों की जरूरत नहीं है उतने, और इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज नीचे जाने लगी। इनफैक्ट एक समय था 95 के आसपास जबकि हार्डली 50-60 IAS ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते थे, और उसके चलते अभी हमें जो एक समस्या देखने को मिल रही है कि लैटरल एंट्री कराना पड़ रहा है बिकॉज उस लेवल के ऑफिसर्स नहीं। सो बेसिकली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या कहता है कि एग्जाम जो है कुछ ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। अनदर डेटा
ये तो मैंने आपको बताया कितने लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं नॉट. ओके, नाउ लुक एट दिस डेटा. ये यूपीएससी का डेटा है 2021 एग्जाम के लिए, जो कि कहता है कि कितने अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई कर रहे हैं लोग. ठीक है, नाउ दिस ग्रीन लाइन इज शोइंग यू फाइनली रिकमेंडेड, जिनका सिलेक्शन हुआ. अब यहाँ पे एक कंक्लूजन आप देखेंगे दैट थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट्स वो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं जिसमें कि सिलेक्शंस मैक्सिमम, कुछ 8 से 9% लोगों का सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट में somewhere around 14%, but the maximum selection is happening in third and fourth attempt. Now इसका कंक्लूजन क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में ही मेहनत करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं करते हैं? ऐसा नहीं. स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड हियर ऑल्सो, बट देयर ओरिएंटेशन इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन. 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नोट्स के अलावा बहुत सारी किताबों को रेफर कर रहे हैं, तो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट इट इज नॉट गिविंग देम द रिजल्ट. देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट्स आर डूइंग हियर, which they realize in the first 2 attempts, and then they correct it, and then you find third and fourth attempt to be the most fruitful. यहाँ पे आपको स्मिथ पांचाल जैसे टॉपर्स के एक्सपीरियंस की जरूरत होगी. एक लाइन है, एक इंग्लिश में कहा जाता है कि इफ यू वांट टू नो द रोड अहेड, आस्क फ्रॉम दोज हु आर रिटर्निंग बैक. कि जो एक बार वहां पहुंच गए, ठीक है, तो उनसे आप जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस अनुभव को जानेंगे, तो जो मिस्टेक्स हो सकता है आप करते, उसको आप सुधार सकते. ठीक है, तो इस टॉपर स्टॉक का जो पर्पस है कि आप उस पॉइंट्स को ध्यान में रखें एंड देन डोंट रिपीट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक. ठीक है, इनफैक्ट ये जो 2 यहाँ पे फेलियर्स हो रहे, ठीक है, एक शेर है, यदि इजाजत हो तो बोल दे. ठीक है, तो शेर ये है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी. तो यहाँ पे एक नहीं 2 हादसे हो जा रहे हैं, तब जाके लोग यहाँ पे सीख रहे हैं. तो इसीलिए इफ यू लर्न फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड देयर एक्सपीरियंस, then probably you will be skipping these failures. Now, the topper that we have today, कि जिस जर्नी में आप स्टार्ट करने वाले हैं या फिर 2026 में देने वाले हैं, किसकी तरफ देख के इंस्पिरेशन लिया जाए, किनसे सीखा जाए. सो वन ऑफ द टॉपर्स वी हैव टुडे, वी हैव स्मिथ पांचाल. ओके, इट वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसेट की वजह से ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, प्रीलिम्स, और सीसेट की वजह से कुछ ऐसा कि इन्होंने लास्ट 5 मिनट में, 5-10 मिनट में कुछ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और अनफॉर्चुनेटली ऑल द 5 क्वेश्चंस वर रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दैट, इनफैक्ट नहीं अटेम्प्ट किया होता तो क्वालिफाई कर जाते. दैट्स व्हाई आई से दैट आउट ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, मेंस इज द एग्जाम ऑफ मेरिट. प्रीलिम्स और इंटरव्यू में लक बहुत फैक्टर, इट्स अ बिग फैक्टर, जैसे कि एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया. सो इट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट, और इन द सेकंड अटेम्प्ट ही हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 30. नाउ ही हैड हिज ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स इन दिस प्रिपरेशन. इस प्रिपरेशन में दिल्ली में जो हमने देखा है या फिर रीजनल सेंटर्स में 2 तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास. एक सेट ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिनके पेरेंट्स ने कहा है कि आप तैयारी कीजिए, डोंट थिंक अबाउट फाइनेंसेस, आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी और आपको जितना भी समय लगेगा, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. इस बार एक स्टूडेंट ने 9th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है. नाउ आई वुड से दैट इट इज नॉट हिज हार्ड वर्क, रादर द पेशेंस एंड द हार्ड वर्क ऑफ हिज पेरेंट्स, जो कि 9th अटेम्प्ट यानी 10 साल तक उनकी प्रिपरेशन को सस्टेन किया. सो एक तो ये ग्रुप होता है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना है, रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचना है. और एक दूसरा ग्रुप होता है जिसके पास उतने चांसेस नहीं होते, पता होता है एट द आउटसेट कि आई कैन नॉट गो फॉर मोर देन 2 अटेम्प्ट्स. तो चीजें क्लियर हैं, ठीक है. एंड देन देयर आर अदर स्ट्रगल्स आल्सो व्हिच हैपेंस. नाउ समहाउ स्मिथ बिलोंग टू दिस सेकंड कैटेगरी, and after not qualifying in the first attempt, he worked also, and once he found that the resources are enough, he again gave the exam,
एंड समवेयर इनके दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि यदि ये नहीं होगा इस अटेम्प्ट में, देन ही मे नॉट परस्यू इट फर्दर बिकॉज ऑफ द कंपल्शंस ऑफ द फैमिली, ठीक है। लेकिन शायद यही फैक्टर था कि इन्होंने अपना 100% दिया, एंड देन if you give your 100% you get luckier also. Harder you work, luckier you get, and rank third. We have another student this year, rank 91. शायद आपने देखा होगा YouTube पे. His name is Manu Garg. ठीक है, Manu Garg. Manu Garg is 100% blind. और ये ब्लाइंड बचपन से नहीं है. He started developing blindness only from class 7 and 8. अब जो बचपन से दृष्टिबाधित है वो तो सीख जाएगा, इवॉल्व कर जाएगा. लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप घर गए और आपको आज से थोड़ा थोड़ा कम दिखना शुरू हुआ, आप घबरा जाएंगे. फॉरगेट अबाउट IAS IPS छोड़ो, आपको लगेगा अब आगे जीवन कैसे चलेगा. एंड व्हेन ही स्टार्टेड डेवलपिंग दैट, इनफैक्ट इनके जो फादर साइड, इनके फादर खुद के पिताजी ने कहा कि इनको अब ज्यादा आगे पढ़ा के क्या फायदा, वो नहीं बहुत इंटरेस्टेड थी. इनकी मदर ने कहा कि नहीं, मेरे को इनको पढ़ाना है. इनफैक्ट इनकी मदर बता रही थी कि इनके पिताजी ने कहा कि क्या करेगा पढ़ के, कलेक्टर थोड़ी बन जाएगा. कलेक्टर बन गया, ऑल इंडिया रैंक 91. और रैंक के हिसाब से हम ये भी नहीं कह सकते कि इनको कैटेगरी का फायदा मिला इसलिए वो IAS पर. रैंक ऑल इंडिया रैंक 91. तो इमेजिन कीजिए आप किताब से पढ़ते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है रिवाइज करके दिमाग में रखना. ये लेक्चर्स कैसे करते थे, ये फाउंडेशन कोर्स टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट थे. ये लेक्चर्स सुनते थे, इनकी मदर नोट्स लेती थी, फिर इनकी मदर उस नोट्स को पढ़ के सुनाती थी, एंड ही वुड रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. पैरेलली एक और क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सिविल सर्विसेज के साथ एकेडमिक्स कंटिन्यू किया जाए. इन्होंने हिंदू कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, सेकेंड रैंकर थे वहां पे. स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया, नेट JRF क्वालिफाई किया, और फिलहाल ये PhD फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड है साउथ एशियन स्टडीज. तो पैरेलली इन्होंने एकेडमिक्स भी कंटिन्यू रखा और UPSC का रिजल्ट्स आपके सामने. तो इफ मनु कैन डू इट, तो मेरे को लगता है कि हमारे स्ट्रगल्स बहुत छोटे हैं इनके कंपैरिजन. अनदर स्टोरी आई लाइक टू शेयर विथ यू. पेटल गहलोत, ये भी इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रही हैं, ठीक है. फॉरेन सर्विस, शी एंटर्ड द फॉरेन सर्विस इन द ईयर 2015 एंड विद इन 5 years आप देख सकते हैं कि शी इज शेयरिंग द हाई टेबल्स. मतलब सी देयर आर वेरियस करियर्स इन दिस कंट्री, लेकिन वाई सिविल सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाहे जितनी भी मेहनत लगे बट इट इज वर्थ इट. स्मिथ आपको बताएंगे कि 21 अप्रैल 2025 तक इनकी सिचुएशन, और उसके बाद 22 अप्रैल जब रिजल्ट आया उसके बाद इनकी सिचुएशन क्या रही. तो रिजल्ट ये UPSC इज नॉट ओवर हाइप्ड, इट्स वर्थ. क्योंकि कोई भी करियर ना आपको 5 साल में ये ग्रोथ नहीं देगा कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ उसी बग्घी में बैठ के, जो कि रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति भवन से निकल के और जो परेड जहां हो रहा है वहां तक आता है, इंडिया गेट तक आता है. कोई भी करियर इतना प्रोस्पेक्ट नहीं देगा. When you'll find that she accompanied the President of India on the funeral of the Queen of England. और अभी भी जितने भी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होते हैं, चाहे वो US प्रेसिडेंट के साथ हो, IMF के साथ हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ हो, या फिर UN में, शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया. कौन करियर आपको 5 साल में ये ग्रोथ देता है. तो व्हाट आई वांट टू से इज इट इज समथिंग विच इज वर्थ. मेहनत बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट इन द एंड इट इज वर्थ, है ना. मतलब कि चलते चलते अक्सर रुककर सोचा भी, मंजिल पे क्या याद रहेगा रास्ता भी. तो मंजिल पे पहुंचने के बाद फिर जितने भी स्ट्रगल्स है ना, वो सारी चीजें लगता है कि इट वाज वर्थ. और यदि इतना स्पेशल पोजीशन है तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कंपटीशन कम रहेगा. इनफैक्ट एक हार्वर्ड प्रोफेसर है, he says that if you qualify IAS exam in India, getting into Harvard University becomes like a walk in the park. क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है. विदेशों में कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें
25 में से एक सिलेक्शन हो रहा है तो लोग बोलते हैं बहुत टफ एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, कि भाई 30 बच्चे पर 30 पे एक सिलेक्शन हो रहा है, पर 50 पे एक सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 लाख में से 1000 सिलेक्शन, यहाँ पे तो 100 में से एक सिलेक्शन पे तो कंपटीशन शुरू भी नहीं होता। सो इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग अबाउट इंडिया दैट वी हैव सो मेनी टैलेंटेड पीपल एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। ओके, सो बेसिकली यदि खुद से इंस्पायर नहीं हो रहे तो इस फोटो से इंस्पायर हो सकते हो। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट इंस्पिरेशन एंड व्हाट सिविल सर्विसेज कैन डू। अब इस फोटो में ये आपको क्या नाम है इनका, यूपी वाले हैं, इनका नाम तो याद होना चाहिए आपको। एनीबॉडी, क्या नाम है इनका? हाँ, से नहीं करो यार। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, इनफैक्ट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो अयोध्या मंदिर बना है ना, तो अयोध्या जो ट्रस्ट, मंदिर का ट्रस्ट है, इनके हेड है नृपेंद्र मिश्रा नाम है इनका। 1967 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ द यूपी कैडर। इन्होंने पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की। ये दो यूनिवर्सिटीज ना ब्रह्मांड के दो अंतिम छोर पे आते हैं, इलाहाबाद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो एकेडमिकली सो accomplished and he was in the PMO of Prime Minister Modi when he became the Prime Minister, and then after retirement also he was on important assignments. इनका नाम तो पता होगा, 1968 बैच IPS ऑफिसर, केरला कैडर, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मिस्टर PK मिश्रा 1972 बैच, गुजरात कैडर, IAS ऑफिसर। तो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, what that exam can do to you. Smith Panchal, he has become an IAS officer at a very young age of 23. In all probability, he will be reaching to the highest level of the civil services. In all probability, if things go well, he will be the cabinet secretary of it. And you know what the cabinet secretary is. So I like to end my talk on this, then I'll invite Smith. मेरा बस ये कहना है कि ये आपने जिस दिन डिसाइड किया कि इस एग्जाम को देंगे, आपने मतलब जवानी बर्बाद करने के बहुत तरीके हैं, यूपीएससी उसमें से सबसे उम्दा तरीका है, ठीक है, लेकिन आपको मतलब यू हैव पुट योरसेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन नाउ, बट व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली, ठीक है। रेस्ट Smith will talk to you about the exam, और जो भी प्रिपरेशन है, आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि एक छोटा सा ग्रुप है। आमतौर पे जब दिल्ली में हम टॉपर्स टॉक करते हैं, एक तो दिल्ली ओआरएन में वी हैव मेनी टॉपर्स कमिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं दे गेट टू इंटरैक्ट, प्लस वहाँ पे क्राउड जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिल पाता। यहाँ पे स्मिथ इज हियर जस्ट फॉर यू, ही हैज ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद। यहाँ पे आप खुल के सारे सवाल कीजिए, जो भी डाउट आ रहा है दिमाग में, जो भी एज सिंपल एज की नींद बहुत आती है, क्या किया जाए, ठीक है। स्मिथ के बारे में जो एक सबसे अच्छी बात है कि ही इज वेरी 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 ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट विथ हिज, यदि नहीं पढ़ा है तो ही विल से कि ये चीज मैंने पढ़ी ही नहीं, तो ही विल बी वेरी ऑनेस्टली टेलिंग। क्या होता है कि टॉपर्स आफ्टर सिलेक्शन थोड़ा माहौल ज्यादा बना देते हैं आमतौर पर, क्योंकि लेजिटिमेसी है, जो भी बोलेंगे आप, जो भी यदि उन बोलेंगे कि ये 4 किताबें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी, आप जाते जाते खरीद के जाएंगे, लेकिन द वेरी गुड थिंग अबाउट हिम इज वेरी इज ब्रूटली ऑनेस्ट, और जो इन्होंने किया है वही बताएंगे। इनवाइट स्मिथ ऑन द स्टेज। स्मिथ आप आइए, ठीक है। एक बुक है जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इनको गिफ्ट करूंगा, ये जर्नैल सिंह ने लिखा है। जर्नैल सिंह एक 1974 बैच आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। आपको यदि किताबें पढ़ने का शौक होगा तो खाली समय में इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि हाउ इट इज लाइक वर्किंग एट द सेंटर ऑफ द पीएमओ, कि कैसे प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, देवेगौड़ा, IK गुजराल, सबका इसमें काउंट किया हुआ है। सो दिस इज फॉर यू स्मिथ, मे बी आपके लिए ये आगे यूजफुल रहेगा। तो ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। Hello everyone. Am I audible? Hello.
मैं अभी सुबह एक पोस्ट देख रहा था, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि जीवन को 3 वर्ड में समझाओ, जीवन को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करो। नीचे यूपीएससी का कोई एस्पिरेंट होगा, इसने कमेंट लिखा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जीवन ऐसा है यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए। मेरी अगर मैं जर्नी की बात करूं तो 1 महीने में मैं इतना बोला हूं जो मैं पूरे जीवन में नहीं बोला। तो दिस वर्क्स यूपीएससी का रिजल्ट का पहला इफेक्ट कि 21 अप्रैल और 22 अप्रैल के बाद का जो डिफरेंस है वो तो यही है कि बोलने को मिल रहा है। अब 1 महीना हो गया है तो आई हैव रिफ्लेक्टेड बैक, मुझे टाइम मिल गया है कि मैं देख सकूं कि क्या हुआ है जर्नी। तो मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं तो 3 अवस्था या 3 स्टेजेस होते हैं कोई भी एस्पिरेंट अगर अच्छे से पढ़े तो। पहला होता है संकल्प, दूसरा होता है संघर्ष और तीसरा होता है पेशेंस या धैर्य। पहला स्टेज है संकल्प का। जैसे इन्होंने बताया कि मेरी कंडीशन है कि मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ, ब्लैक्समैथ, मेरे पापा लोहार का काम करते हैं। तो मेरे लिए तो बाकी सब चैलेंज साइड में रहे, पहले डिसाइड करना कि ये करना यूपीएससी को करना है, जो इतना अनसर्टेन फील्ड है जहाँ 0.1% का सक्सेस रेशियो होता है, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो जब 2017 में पहली बार यूपीएससी का शब्द भी सुना और उसके बाद आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाला सब्जेक्ट लेना ऐसे स्टेट में जहाँ पे आर्ट्स वही लेते हैं जिनको या कुछ पढ़ना नहीं आता, जिनको सिर्फ डिग्री लेनी है। तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज होता है संकल्प का। और जब आप डिसाइड कर लेते हो तो फिर हो जाता है सब चीज़। तो सेकंड जो स्टेज है वो संकल्प, जब आप डिसाइड कर लेते हो तो संघर्ष भी उतना बड़ा होता है। अगर जितना बड़ा गोल है उतने बड़े चैलेंजेस भी आएंगे, तो सारे संघर्ष, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, सब चैलेंजेस आते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है पेशेंस का, और पेशेंस के अंदर ही फेथ आ जाता है। पेशेंस इसीलिए कि ये यूपीएससी का एग्जाम ही ऐसा बनाया है कि यू हैव टू वेट फॉर राइट टाइम। अगर राइट टाइम आएगा तो सब अपनी जगह पे, अपनी राइट स्पॉट पे मिल जाएगा। और फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग फेथ इन योर सेल्फ एंड हैविंग फेथ इन योर ओन मटीरियल, कि जो आपने डिसाइड किया है। तो मेरी जो स्टोरी है ये 3 शब्दों में ही निपट जाती है। ये संघर्ष है, संकल्प है और धैर्य है, पेशेंस है। तो राइट थिंग विल वर्क फॉर यू व्हेन यू विल डिसाइड वेल। तो अगर यूपीएससी में एक वर्ड है जिसकी वजह से सिलेक्शन होता है तो दैट इज रेजिलियंस। अगर सिलेक्शन होता है यू हैव टू बी वेरी रेजिलियंट, आपको खड़ा रहना पड़ेगा जो भी आए, जैसे भी आए। तो ये वर्ड को अगर अपने जीवन में लगाया तो कोई भी फील्ड में आप सक्सेस हो ही जाते हैं अगर खड़े रहते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी जो स्टोरी है, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट आई कुड क्लियर एवरी स्टेजेस। तो मेरा जो सिंपल फंडा ये था कि यू हैव 2 चॉइसेस, या तो खुद मिस्टेक्स करो या दूसरों की मिस्टेक से सीख लो, तो जल्दी काम हो जाता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, बट देयर इज वन, इफ यू कैन वर्क स्मार्ट वर्क इज द ओनली सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो मेरे सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा होगा वो है स्मार्ट वर्क। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो आई हैड टू यूज अदर पीपल्स रिसोर्सेज, अदर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी। जस्ट लाइक दिस 1 year ago आई वाज आल्सो सिटिंग लाइक दिस, बट मुझे इतना दिमाग में था कि आई हैव टू यूज माय रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, आई हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। जो 2 रूल मैंने बनाए थे फॉर एंटायर प्रिपरेशन, वन इज सिलेक्शन एंड अदर इज मैनेजमेंट। थोड़ा सिलेक्शन मतलब प्रायोरिटाइज, यू हैव टू प्रायोरिटाइज इन ईच स्टेट। अब प्रीलिम्स में यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेंथ्स। तो फर्स्ट स्टेज इज नोइंग योर सेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, उसके बाद आप स्ट्रेंथ्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो पहला रूल तो है सिलेक्शन, नो योर स्ट्रेंथ्स, अपना स्वॉट एनालिसिस करो और प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ पार्ट्स। जब स्ट्रेंथ पता चलेगी तो आपको लूप होल्स भी पता चलेगा कि ये गैप्स है, उसके ऊपर आप एनर्जी फिर चैनलाइज कर सकते हैं। सेकंड है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में सारे स्टेजेस में आ जाता है। प्रीलिम्स में यू हैव टू मैनेज जीएस एंड सीसेट, मेंस में आपको जीएस ऑप्शनल और एसए का पेपर मैनेज करना है,
और इंटरव्यू में आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है। तो दिस टू रूल्स यू कैन रिमेंबर दिस, आपके पूरे स्टेज में हेल्प करते हैं। अब मेरा जो बेसिक स्ट्रेटेजी है प्रीलिम्स के लिए, आई गो बाय स्टेजेस ओनली। पहला प्रीलिम्स में, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कैसे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वर्क करती है, मैं अपना स्कोर लिखता हूँ पहले। 2023 का जो प्रीलिम्स था वो बोलते हैं कि सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स था आज तक का, जिसमें सीसेट भी बहुत क्रेजी लेवल का था। उसमें मेरे सीसेट में है 62.5। जैसा बोला था कि 5 क्वेश्चन लास्ट मिनट में जो किए थे सारे गलत। अब मैंने अपने वीकनेसेस को नहीं पहचाना तो मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया। मैंने हमेशा ऐसा बोला कि सीसेट हो जाएगा हो जाएगा। जीएस में उस साल कट ऑफ था 75, मेरा जीएस में स्कोर था 100, बट कुछ काम का नहीं। आई वाज फेलिंग द प्रीलिम्स। So this is where prioritization and management works. You have to manage both the papers. अगर सिर्फ सीसेट, सिर्फ जीएस आता है और सीसेट को स्किप कर रहे हो, कुछ काम का नहीं। तो व्हेन आई अप्लाइड माय प्रिंसिपल्स, तो नेक्स्ट ईयर वो रिफ्लेक्ट हुआ। जीएस में 106, सीसेट में 85। अगर देखने जाओ तो क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स वही है। इसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, फिर भी आई कुड क्वालिफाई। तो प्रीलिम्स में फेयरली स्ट्रेटेजी शुड बी, जीएस पोर्शन में द मेन गोल इज गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सके। तो पहला तो बेस हमारा जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बन जाती है उसी को है। उसके अलावा जो जीएस को अगर कोई स्ट्रेंथन करता है वो है हमारे पीवाईक्यूज, हमारा सिलेबस और हमारे टेस्ट। सिलेबस विल टेल यू व्हाट टू रीड, पीवाईक्यूज विल टेल यू हाउ टू रीड। सिलेबस में लिखा होगा लीनियर मैनर में कि यही पढ़े, और पीवाईक्यूज में पता चलेगा कि वो टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछते। और जो टेस्ट है दैट विल हेल्प यू टू मेंटली अवेयर हो जाएंगे और आपको सिमुलेशन वाला एनवायरमेंट देगा, तो आप प्रिपेयर रहेंगे पहले। और सीसेट में अगेन सेम रूल अप्लाइज। आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं तो सीसेट में यू विल फाइंड दैट देयर इज अ रिपीटिंग थीम्स, देयर आर स्ट्रेंथ्स। सीसेट में ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस। नाउ सी देयर आर 80 क्वेश्चंस, उसमें 3 पार्ट्स हैं, वन इज कॉम्प्रिहेंशन, वन इज रीजनिंग एंड वन इज क्वांटिटेटिव। People do not know how to select the questions from this area. That's why they fail. So they have already given you options कि आप इन 3 में से कोई 2 strengths बना सकते हो। पहले में मैंने क्वांटिटेटिव को स्ट्रेंथ समझा, वो मेरी गलती थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये दोनों को पकड़ा, इसमें एक्यूरेसी अपनी बढ़ाई, और क्वांट में से जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे उसको पकड़ लिया। तो नाउ मैनेजिंग ऑल 3 हेल्प्स यू गेट क्वालिफाई इजीली। पर अगर इन तीनों में से सिलेक्शन नहीं आता तो ही फेल होते हैं। फिर ज्यादातर ऐसा होता है कि जो नहीं करने थे वो कर लेते हैं, जो आते थे वो रह जाते हैं। सीसेट में यही गलती हो जाती है। और बाकी पीवाईक्यूज, सिलेबस और टेस्ट, ये 3 ही आपके प्रीलिम्स पे। तो दिस वाज द सिंपल स्ट्रेटेजी आई फॉर। ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी में मेंटल एनर्जी भी लूज होती है। तो वन रूल इज कीप योर प्रिपरेशन वेरी सिंपल, चूज वन सोर्स, इसको बार बार रिवाइज करो। वो एक मूवी में एक डायलॉग भी है ना कि मुझे उससे डर नहीं है कि जिसको 10,000 किक्स आती है, मुझे उससे डर है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो वही होता है यूपीएससी में भी, एक सोर्स को पकड़ो और बार बार प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर आपको बहुत बड़ी फ्लुएंसी आ जाती है, वहीं पे आप एज ले लेते हैं और वहीं से आप कंपटीशन से अहेड हो जाते हैं। तो दिस वाज फेयरली माय स्ट्रेटेजी फॉर द प्रीलिम्स। जो सेकंड जो मेन स्टेज आता है वो है मेंस। सबसे बड़ी जो गेम है, टॉपर्स आर मेड हियर ओनली। डेटा की बात चल रही थी तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कैसे मेंस में अगर आपने एज ले ली है तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट होने वाला है। मेरा आप मार्कशीट देखोगे, मेरे मेंस में है 804, माय इंटरव्यू स्कोर इज 204। माय फ्रेंड ही हैज मेंस में 834 और उसके इंटरव्यू में 150 है, टिल ही हैज गॉट 77th रैंक। तो जो रैंक्स बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। मेरे स्कोर कम है
अगर उसके मेरे जितने होते तो उसके रैंक भी डाउन होता है, शायद ना भी होता, बट जो मेन है, एज द वर्ड सजेस्ट, मेन प्रिपरेशन इज हियर। अगर मेंस को संभाला सब संभल जाता है, एंड योर प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी ऑन मेंस मोड। और अगर ज़्यादातर लोग 2026 प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स तो योर प्रिपरेशन शुड बी ऑन मेंस मोड ओनली। यहाँ से ही आपका प्रीलिम्स का भी हो जाता है और मेंस का। बेसिकली यू हैव टू लर्न हाउ टू बाइफरकेट। सेम टॉपिक को बाइफरकेट कर देते हैं, तो लक्ष्मीकांत में अगर प्रेसिडेंट को पढ़ा है तो प्रीलिम्स में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछते हैं, और मेंस में उसके प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन है, के ऊपर पूछते हैं। यू हैव टू लर्न दिस। तो मेंस में अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हार्डली, जैसे इस साल है 82 डेज है, तो विद इन 82 डेज यू हैव टू मैनेज ऐसे 4 GS पेपर, and biggest of them all optional। अब इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने जाए, हार्डली वी गेट 10 days ईच पेपर, बट दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो में तुमको 10 दिन मिलते हैं, बट 82 डेज पूरे नहीं। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पढ़ोगे नहीं, तो हार्डली यू हैव 65 to 70 डेज कट हो जाता है। तो इतने कम टाइम में ये सब मैनेज करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपके पास 1 साल है अभी, तो यू शुड यूटिलाइज देम टू मेक योर शॉर्ट नोट्स, और बिफोर हैंड अगर आप प्रिपेयर कर पाओ तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो ऐसे में एक टॉपिक भी पूछा है ना कि बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज राइजिंग और व्हेन द सन इज देयर। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स बिफोर हैंड, क्योंकि अगर मेरा एक्सपीरियंस दिखाओ तो मेरे पास इतने ही दिन थे एंड आई हैड टू मैनेज ऑल ऑफ देम। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड प्लस इसमें 3 चीजें करनी होती है, जो पढ़ा है उसको पढ़ना है, जो रह गया है उसको भी पढ़ना है, और थर्ड थिंग है टेस्ट को देना है। बहुत टाइट शेड्यूल हो जाता है टेस्ट में। प्रीलिम्स में तो 2 घंटे की टेस्ट होती है, यहाँ पे 3 घंटे का टेस्ट होता है, वो भी 3 घंटे में खत्म नहीं होता, 5 घंटे लग जाते हैं, 4.5 घंटे, पूरा दिन चला जाता है। सो बेसिक स्ट्रेटेजी इज, मेंस में आप इतना समझ लो कि मेंस और प्रीलिम्स में डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन और मेंस इज अ गेम ऑफ एक्सप्रेशन। प्रीलिम्स में फेमिलियरिटी विद अ सब्जेक्ट विल वर्क, सिर्फ आपको पता है ऊपर ऊपर से तो चलेगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। मेंस में आपको एक्सप्रेशन, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, फ्लुएंसी विल वर्क। और मेंस इज अ गेम ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के लिए 3 सोर्सेज है, वन इज टॉपर्स कॉपी, सेकेंड इज PYQs, और थर्ड है कि जो हमने पहले से क्लास नोट्स बनते हैं उसको यूज कर सकते हैं। So this is the basic strategy of means that I used। मैंने हार्डली 10 पेपर GS के लिखे हैं, 2 पेपर 3 पेपर ऑप्शनल के लिखे हैं, बट दैट वर्क फॉर मी। क्योंकि देखो स्ट्रेटेजी अभी आएगा, अभी इनफ्लो चल रहा है, टॉपर्स का सिलेक्शन के बाद हर तरफ से स्ट्रेटेजी आएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, जो आपके लिए यूज होता है वही सिलेक्ट करना। तो मेरा ये बेसिक स्ट्रेटेजी यही रहा था। आई थिंक बेटर वुड बी क्वेश्चन एंड आंसर से हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं, कि मेरा स्ट्रेटेजी मे नॉट वर्क फॉर यू। आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट करें, जो भी स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटर, जो भी आपको लगता है, तो उससे बेटर फिर मैं भी आपको आंसर दे पाऊंगा। तो यू कैन स्टार्ट आंसर क्वेश्चनिंग, जो भी आपका डाउट हो प्लीज। यस, स्टूडेंट का मेन एट दिस पॉइंट आपका फोकस मेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेंस में डिफिकल्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, और इसके लिए अभी 6 महीने योर फोकस शुड बी ऑन मेंस ओनली। आपकी प्रिपरेशन टोटली मेंस ओरिएंटेड रखो। आइडियल सिचुएशन इज दिसंबर तक आपका ऑप्शनल के नोट्स प्रिपेयर हो जाए और 2 पेपर GS के कंप्लीट हो जाए। दिस इज द आइडियल सिनेरियो। यू कैन डू दिस, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द कंपटीशन। योर मेन फोकस शुड बी टू बिल्ड फाउंडेशन। अगर स्टार्ट ही कर रहे हो, बेसिक NCERTs यू कैन रीड,
पॉलिटिकली अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो 11 और 12 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थियरी, फिर ज्योग्राफी की 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, हिस्ट्री में विपिन चंद्रा की वो एनसीईआरटी है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की एनसीईआरटी है। सो दिस बेसिक एनसीईआरटी विल क्रिएट यू द फाउंडेशनल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आप फिर वैल्यू एडिशन कर सकते हो। यही मेन फोकस होना चाहिए अभी 6 महीने के लिए। यू शुड बी मेंस ओरिएंटेड ओनली, बिकॉज कवरिंग द मेंस विल कवर द प्रीलिम्स इटसेल्फ। इसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, इसमें यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट, पर मेन जो गेम है वो मेंस में है, यू हैव टू बी वेरी सब्जेक्टिव। तो अभी 6 मंथ्स बी मेंस रेडी, मेंस ओरिएंटेड रखना। मैंने भी स्टार्टिंग में 2 महीने हो गए प्रिपरेशन स्टार्ट करने। मैं 2027 में अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज करूँ, कौन सा स्टार्ट करूँ, जो मुझे हेल्प करेंगे आगे सेमेस्टर। 2 साल है ना तुम्हारे पास, 2 साल है ना तुम्हारे पास। तुम्हारे पास तो फेयरली इनफ टाइम है कि 6 महीने रहोगे तो भी जीएस के हो जाए। बट आई वुड सजेस्ट जो भी आपके स्ट्रेंथ है उसको तो पहले अच्छे कर लो, पर जो भी एक जीएस का पेपर ले रहे हो उसको कंप्लीट करना अगर अभी कर रहे हो। एंड ऑप्शनल, बी रेडी विद द ऑप्शनल, यू हैव गुड एज, 2-3 साल आपके पास है, तो आप अभी ये कर सकते हैं कि GS2 GS4 और ऑप्शनल इसको साथ में कर सकते। वही फ्लुएंसी देगा अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो देना है, अगर ऑप्शनल पहले से ही क्लियर है ज़्यादा बेटर रहता। तो मेरा ही केस है कि मैंने PSIR में ग्रेजुएशन किया है और फिर बाद में PSIR ही ऑप्शनल रखा था। जब हमारा ग्रेजुएशन या फिर हम पहले से स्टार्ट करते हैं तो बेटर रहता है कि कॉन्सेप्ट जो ग्रास्पिंग पावर है हमारे पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, पहले से हम कर सकते हैं कि हमको ज़्यादा अच्छे से बेटर ग्रास्प हो जाता। अगर अभी से कर रहे हो तो बेटर है, आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि नेक्स्ट 6 और 7 मंथ्स आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे सर आपने बताया, जैसे कि क्लासेस में जैसे तुरंत बाद बनाए ये कब बनाए, जिससे आपको रिवीजन के टाइम आइडियली इजी रहे। 3 या 4 रीडिंग हो ना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स का आपके दिमाग में भी एक फ्रेमवर्क आ जाता है। तो कोई भी टॉपिक को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो देन यू विल रियलाइज कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री है अगर, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉकेट्स होंगे जो आप बार बार भूलते हैं। आपको रियलाइज होगा कि जैसे रिवॉल्ट्स वाला चैप्टर है, कितना भी पढ़ो वो भूल ही जाते हैं। जब हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम तो बाकी का जो याद है उसको छोड़ के पहले जो पॉकेट्स है उसको बेटर रिवाइज करें। और जो शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेट है वो आइडियल ये है कि अगर आपके क्लास नोट्स हो गए हैं या जो चलता है तब नहीं बन पाएंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको घर पे आके 2 घंटे और देने पड़ते हैं, जो पढ़ाया है उसको एक बार रीप्रोसेस करना पड़ेगा, उसको फ्लुएंट करना पड़ेगा, उसके बाद शॉर्ट नोट पड़ेगा। मैंने भी ट्राई किया था स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने 700 पेज के लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए, तो इससे अच्छा तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ लिया था, सेम ही हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है 2-3 बार पढ़ते हैं, देन यू विल रियलाइज। सर उसका वैल्यूएशन आप क्या टाइम टू टाइम करते हैं या कैसे, मतलब वो शॉर्ट नोट्स में भी जैसे आप एक दो बना दिए कि वैल्यूएशन उसके बाद होता रहता है? एक बार प्राइमरी नोट्स बन गए, उसके बाद वैल्यू एडिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अलग अलग रीडिंग कर रहे हैं। इनिशियली आपको इतना नहीं पता होगा जुडिशियल रिव्यू के बारे में, पर जैसे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे कुछ और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो नया नया कंटेंट इकट्ठा होगा, उसको ऐड ऑन करते जाना है, डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। प्राइमरी नोट्स पहले बना के ऊपर फिर बने। सर इंटरव्यू स्टेज पे अपने नर्व्स कैसे कंट्रोल किया, मतलब जैसे स्कोर आप बता रहे थे 204 वर्कशॉप, तो वो कैसे सर, मतलब मेंस के बाद इंटरव्यू के टाइम पे? यू हैव टू लिव एट दैट मोमेंट। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा उस टाइम पे कि ये मोमेंट दूसरी बार आए उसका कोई गारंटी नहीं। दिस कैन बी द लास्ट टाइम आई एम फेसिंग द इंटरव्यू बोर्ड, और कुछ भी हो सकता है। तो रूल सिंपल ही है, बी ऑनेस्ट, जितना ऑनेस्ट रहोगे, क्योंकि मेरी उम्र से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसा तो सोच नहीं सकूंगा कि मैं उनको ये झूठ बोल के झूठ पर्सनैलिटी। बेसिक पर्सनैलिटी अपनी जो है, बी रियल और बी प्रिपेयर्ड विद द अनसर्टेनिटी। कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग अंडर द सन, बट वो मेंटली प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि यही मूवमेंट है। यू हैव टू लिव एट दैट विल वर्क। So I'll just explain the timeline because most of you are from 2026. So एक ideal timeline आपके लिए क्या होनी चाहिए according to me and what Smith said. So basically those who are targeting 2026, for you the
टारगेट इवेंट इज द मेंस ऑफ 2026, है ना, और ये कब होने वाला है? अगस्त 2026 में। तो ये अगस्त 2026 में होने वाला है। उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा दैट वुड बी द प्रीलिम्स ऑफ 2026, और वो होगा मई मंथ ऑफ 2026। अब बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, जैसा कि स्मिथ ने बताया कि इस बार आपको 82 डेज मिल रहा है, पर पेपर आपको 10 दिन मिल रहा है। जो PSIR ऑप्शनल वाले हैं वो समझेंगे कि 10 दिन एक पेपर के लिए मिलना, 10 दिन पेपर 1 का मतलब है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आधा दिन मिल रहा है, और आपको पता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, राइट? सो दिस इज द मैथमेटिकल थिंग। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको उतना ही समय मिलता है जो कि एक बैट्समैन को मिलता है ग्राउंड में जाने से पहले, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता है। आप सोचेंगे कि प्रिपरेशन कीजिएगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वो नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बस आपने जो पढ़ा है उसका एक लास्ट मिनट रिवीजन होता है। उससे पहले आ जाइए, आप फेब मंथ से स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स की तैयारी, डेडिकेटेड प्रीलिम्स, और वो भी जिस तरीके के प्रीलिम्स आजकल होने लगे हैं। कट ऑफ प्रीलिम्स का 116 जाता था, 2016 की बात है। अब कट ऑफ कितना जाता है? 70s में 82, 85 जाता है। दैट मीन्स पेपर हैज बिकम टफ। CSAT फैक्टर हैज फर्दर मेड इट टफ। तो प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने देने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब आ जाइए, आज हम बात कर रहे हैं वो है 1 जून, यानी जून से लेके जनवरी तक आपके पास है 8 मंथ्स, और इस 8 मंथ्स में आपको तैयारी करनी है मेंस पेपर की, ठीक है? व्हाई? बिकॉज मेंस इज द ओनली स्टेज विच इज मेकिंग द टॉपर्स, एज ही सेड। इनफैक्ट इन्होंने अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2013-14 एग्जाम, जब ईरा सिंगल ने टॉप किया था, रैंक 1, उस साल कट ऑफ गया था 889, और ईरा सिंगल के मेंस में ही आए थे 920। इसका मतलब है कि यदि वो इंटरव्यू स्किप भी कर देती तो सिलेक्शन होता, और 920 मार्क्स पे उस साल लोगों को रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुआ था, 260s के आसपास रैंक भी आ जाता। और उस साल का डेटा आप लेंगे तो आउट ऑफ सम 1197 पीपल, 400 लोग ऐसे थे जिनका कि यदि आप इंटरव्यू में 150 मार्क्स मान ले तो वो 889 कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे। सिलेक्शन जो होता है ना, मेंस पे ही होता, इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं। दैट मीन्स ही हैज गॉट 204 बिकॉज ही हैज बीन ऑनेस्ट, बट इंटरव्यू का सच में कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कैसा बोर्ड मिलेगा, किस डायरेक्शन में इंटरव्यू चले जाएगा, कोई नहीं पता। तो प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। देयर हैव बीन पीपल जिनको 200 प्लस मिला है, इनके फ्रेंड जो बता रहे थे। अब उनका मेंस में 834 आया है तो खराब स्टूडेंट तो होंगे नहीं, बट देन ऑल्सो 150 आ गए इंटरव्यू, कोई लॉजिक नहीं इस चीज का। ऐसा भी केस देखने को मिला है कि अ पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड रेवेन्यू सर्विस और नेक्स्ट इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में मार्क्स कम आ गए। अब क्या हम ये कहें कि रेवेन्यू सर्विस की ट्रेनिंग के बाद उनकी पर्सनालिटी खराब हो गई है? क्योंकि यदि पर्सनालिटी टेस्ट है तो इसका मतलब तो ये हुआ। तो कोई भरोसा नहीं है इंटरव्यू का, जो करना है यही करना है। दूसरी बात, जो प्रीलिम्स है 2 घंटे का खेल है, जिसमें डिसीजन लास्ट के 15 मिनट में हो रहा है। जो इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया इसका खामियाजा भुगतेंगे। इंटरव्यू 25 मिनट का खेल है। Now mains is all about 7 qualifying papers, 7 papers जिनमें किन मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। 7 into 3, 21 घंटे। अब 21 घंटे ना कोई लकी रह सकता है ना ही अनलकी रह सकता है। ये मेरिट का पेपर, आपने मेहनत की है साल भर, तो कुछ पेपर्स में खराब होंगे लेकिन मेजॉरिटी पेपर्स में आपके अच्छे हो जाएंगे, और वही तैयारी आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन वॉज शॉर्ट नोट्स कब बनाने। इस पे मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि नॉर्मली एक टॉपिक को हम 3 बार पढ़ते हैं ब्रॉडली। एक जब उसकी क्लास कर रहे होते हैं, दूसरा जब उसके टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, और तीसरा जब हम एग्जाम लिखने जा रहे होते हैं। रफली हम ये 3 स्टेज में पढ़ते हैं। एग्जाम लिखने से पहले कितना समय मिल रहा है मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स और मेंस, यानी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता।
क्लास करते समय वी आर सो मच कंज्यूम्ड इन द क्लासेस ओनली कि बेयरली 1-2 दिन पहले का रिवाइज हो पाता है। और एज ही सेड कि तुरंत जाके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो पता लगेगा कि 50 पेज का शॉर्ट नोट्स आपने 40 पेज में बना दिया, उसमें क्या अचीवमेंट है। That the only stage at which you can make short notes is when you are going to write the test. कि हमने 1-2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया है, टेस्ट के लिए रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने का मौका नहीं मिलता। So according to me, and he also said कि when you are thinking of writing the test, that will be the best time जब आप शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है। और कुछ किताबें हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स बनाया, उससे बढ़िया किताब ही पढ़ लेता। तो कुछ किताबें जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी की कुछ किताबें हैं जो कि बहुत प्रिसाइज दे रखी है, उनका शॉर्ट नोट्स बनाना इज नॉट द राइट, ठीक है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिलेबस बहुत बड़ा है, सबको यूपीएससी में एक शब्द जो है ना उसको सिन माना गया है, परफेक्शनिज्म। यदि आप परफेक्शनिज्म के साथ चलेंगे ना तो वो पाप है, मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके तरीके से तो फिर 2-3 साल लग जाएंगे, राइट। तो आई थिंक जिसका ऑलरेडी बना हुआ है, व्हाई वुड, प्लस देयर आर मेनी ब्लॉग्स, ही हैज आल्सो यूज्ड द टॉपर्स, जो कि उत्कर्ष द्विवेदी रैंक 5 थे उनके, ठीक है। तो जो अभी इस साल भी टॉपर्स आए थे ना, उनके शॉर्ट नोट्स का भी आप यूटिलाइजेशन कीजिए। सो इट्स ऑल अबाउट, इससे कॉम्पिटिशन है ना, क्वालिफाइंग एग्जाम तो है नहीं। तो यदि आपको ऑलरेडी एक चीज कॉन्सोलिडेट, जैसे इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए, इन्होंने उसको टेलीग्राम चैनल अपने डाल दिया, अपने ब्लॉग पे डाल दिया, तो आप वहां से वर्क करो ना। आप क्यों चाहते हैं कि सब कुछ एकदम जीरो से, स्क्रैच से? क्योंकि जैसे ही आपने वो सोचा, ये परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ा है। तो यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज टू मेक शॉर्ट नोट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लास ज्वाइन किया है तो क्लास का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर प्रीलिम्स। मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी यही रहता था कि जो पढ़ाया है आज उसको भूल ना जाओ। तो मैंने जो बोला कि 2 घंटे और देने हैं, वो दैट इज टू कंसोलिडेट द नॉलेज दैट हैज बीन गिवन इन दोज लेक्चर्स। आप कर रहे हैं जीएस का, ऑप्शनल का, आई विल टेल यू माय सिनेरियो। मैं जब दिल्ली में था तो मैं 3 क्लास लेता था दिन की, 9 घंटे मेरे क्लास में जाते थे, बट स्टिल आई वुड नॉट से कि उसमें मेरा वेस्ट हो रहा है। अगर एक्टिवली लिसन कर रहे हो क्लास में तो दैट इज आपकी नॉलेज गेन ही हो रहा है। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर क्लास किया है और उसी को रिवाइज भी कर पा रहे हो डेली बेसिस पे, कंपाइल नहीं कर रहे हो कि 1 वीक का एक साथ करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ने ऐसा सोचा है कि 4 क्लास का मैं एक साथ रिविजन करूंगा, वो नहीं होता। यू हैव टू डू वॉट एवर इज डन टूडे। आपको रात को सोने से पहले उसको कंसोलिडेट कर देना पड़ेगा। इतना वास्ट सिलेबस है, अगर एक दिन को भी स्किप करोगे तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है सिलेबस को कंप्लीट करना। बेसिक स्ट्रेटेजी यही है, अगर क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो क्लास का जो भी पढ़ाया है उसको उसी दिन खत्म करो। बाकी ग्रेजुएशन किया है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट आपका सिंपल अभी यही करो कि क्लास का जो ही पढ़ा है उसी को कंप्लीट करो, दैट विल वर्क। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना इज अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी, आई वुड से। न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाओ। अगर यू कैन चूज वन, इधर रीड न्यूज़पेपर और टेक मंथली मैगजीन्स। मेरे लिए मंथली मैगजीन्स वर्क करते थे,
तो उसमें ऑलरेडी दे हैव अ टीम, यू आर रीडिंग एवरी डे एंड आप नोट्स बनाओगे तो आपके पास तो ऑलरेडी टाइम कम है अगर कॉलेज कर रहे हो सब। तो बेटर ये होगा कि अगर आप मंथली मैगजीन है तो वहाँ पे तो 5-6 लोग हैं, वो 3-4 न्यूज़पेपर को पढ़ के उसको क्रिस्प बना रहे हैं, तो वही नोट्स सर्व करेगा। और सिंपल रहता है कि अगर हर मंथ का भी आप कर पाइए मंथली मैगजीन्स, तो बिफोर प्रीलिम्स आपके पास इनफ कंटेंट हो जाता है। एंड टू चूज व्हाट टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, सिंपल सॉल्यूशन इज बी थरो विद द सिलेबस। सिलेबस को मगअप करो। अगर सिलेबस को आप पता है कि क्या है सिलेबस में, तो ऑलरेडी आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर कुछ एडिटोरियल आया है एग्रीकल्चर पे, तो इफ़ यू नो दैट GS3 में एग्रीकल्चर में पूछते हैं तभी पढ़ पाओगे ना। नॉर्मली में तो कहाँ ऐसा सोचेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, विल स्किप। जनरली लोग पॉलिटी के रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। बट इफ़ यू नो दैट GS3 में ऐसा भी टॉपिक्स है, तो यू हैव टू बी वेरी थरो विद द सिलेबस। सिलेबस को मगअप कर लो पहले, वही तुम्हारा बाइबल है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारे लिए यूपीएससी का। सिलेबस को तुम बहुत अच्छे से अपना मगअप करो, अच्छे से रीड करो। उसके बाद यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ फिल्टर इन योर माइंड कि ये रीड करना है, ये नहीं करना। क्राइम वाले न्यूज़ का कुछ काम नहीं है। सब ज़्यादातर लोग को वही है कि वो अपने सिटी वाले पेज खोले और क्या कौन मारा है, क्या कुछ किया है, वही पढ़ते रहते हैं। उसका कुछ काम ही नहीं है। जो नेशनल इश्यूज़ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ बन सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। उसके लिए सिलेबस को साइड में रख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं। So again, addressing the question that you asked, पहली बात है ना कि it's true कि classes हो जाते हैं, okay, but आप classes को भी तो क्लास के टाइम में भी तो पढ़ाई कर रहे हैं। So why are you taking it as something which is beyond the study? In fact, जो चीज आपको क्लास में 2.5 घंटे में पढ़ाई जा रही है, वो आप खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है पूरा दिन लग जाए, ठीक है। सो whenever you are doing the classes, if you have done 3 classes as he was also doing, count it in your study। वो आपने स्टडी किया। प्रॉब्लम तब होती है ना, इन्होंने एक शब्द यूज किया, एक्टिव। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 2.5 घंटे की क्लास में वी फ्रॉम द स्टेज व्हेन वी लुक एट द स्टूडेंट्स, 2.5 घंटे के क्लास में लास्ट का जो 1 घंटा होता है ना, स्टूडेंट गिव अप कर देता है कि बस लिख लेते हैं, घर जाके रिवाइज करते हैं। मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो चेहरे से पता चल जाता है कि अब ये जो है ऑटो पायलट पे चला गया, बस ये दिमाग नहीं काम कर रहा, ये लिख रहा है, ठीक है। नाउ दैट इज अ सिन, क्योंकि आप 3 क्लास में 1-1 घंटे भी वैसा करते हैं तो 3 घंटे आप वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज वो जो 2.5 घंटे है ना, आपको एक टॉपिक बहुत ही क्रिस्प मैनर में समझा के नोट्स दिया जा रहा है, दैट इज एक्चुअली एडिंग टू इट। एकेडमिक्स, जैसे आपने कहा आप ग्रेजुएशन करें, मैंने एग्जांपल दिया मनु गर्ग का, थ्रू आउट एकेडमिक्स चल रहा है। और ऐसे भी एकेडमिक्स नहीं थे जहां पे कॉलेज में जाना नहीं पड़ता, भाई जेएनयू में तो जाना ही पड़ता है। जेएनयू के प्रोफेसर्स को पता चल जाए कि यूपीएससी कर रहा है तो और भी बुलाते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक्स, सी द थिंग इज, वहां भी मतलब आई डोंट नो, ग्रेजुएशन आपका आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही है या फिर डिफरेंट है? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो ओवरलैप ही तो है, इजंट इट? ओवरलैपिंग ही है, तो आपको कुछ एडिशन या फिर उसी का रिवीजन ही तो मिलने वाला। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर। नाउ आइडियली व्हाट इज सजेस्टेड, अगेन व्हाट आई एम सजेस्टेड इज द आइडियल थिंग, व्हाट ही हैज डन इज द प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ही इज एन एस्पिरेंट, ही विल बी बहुत सारे सब्जेक्ट करने। आइडियली क्या होना चाहिए कि एक न्यूज़पेपर एंड 1 मंथली मैगजीन यू हैव टू स्टडी, ठीक। नाउ व्हाई? जैसे स्मिथ ने बताया कि आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना, वो बहुत ही, इट विल नॉट बी अ क्वालिटेटिव नोट्स, क्योंकि आप एक न्यूज़पेपर से बना रहे हैं। मैगजीन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 to 6 people, they are referring to multiple newspaper, government websites, PIB, and they are putting it at one place. Plus कुछ स्टोरीज होती हैं जो बिल्डअप होती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, 150 आर्टिकल्स आ गए होंगे अभी तक, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन केवल ऑपरेशन सिंदूर पे आएगा? नहीं, इट कैन बी रिलेटेड टू दैट। सो बेसिकली कोई स्टोरी बिल्डअप होती है, उसका बॉल बाय बॉल कमेंट्री जरूरी नहीं होता। आपको एट द एंड ऑफ द डे एक 3 पेज का कंपाइलेशन चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा है, आप उसको पढ़ जाए। इनफैक्ट देयर वाज वन टॉपर 2014, सुहर्ष भगत, he very categorically said that let all these dirty works be done by the coaching institute, compilation and putting on। आप क्रीम पे फीड कीजिए ना, आप क्यों स्टार्ट करना चाहती हैं जीरो से? बट
येट आई वुड से कि जहां तक पॉसिबल हो, जब तक चल सके, न्यूज़पेपर आप पढ़ें। क्यों? आपका ऑप्शनल क्या मैम? पीएसआई, ठीक है। पर्टिकुलरली जिनका आर्ट्स पेपर है, ठीक है, पीएसआई या सोशियोलॉजी, मैं उनको कहूंगा न्यूज़पेपर जहां तक पॉसिबल हो करें, क्योंकि उससे आपका लैंग्वेज डेवलप होगा, ठीक है। पीएसआईआर के आंसर जो आप लिखेंगे ना, मिनी एसेस जैसे होते हैं। आपको एसे लिखना है, एसे में एडिटोरियल जैसा ही आप चाहेंगे कि क्वालिटी रिप्रोड्यूस हो। प्लस प्रीलिम्स में बहुत बार क्या होता है ना, एक शब्द आपने सुना हुआ इंटेलिजेंट गेसिंग ना। इंटेलिजेंट गेसिंग ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आता है। होता क्या है कि आपने कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको लग रहा है कि ऑप्शन सी इज राइट नॉट ऑप्शन डी, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों सी राइट, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं आपने पढ़ा हो। तो वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। थर्डली, व्हेनेवर यू रीड न्यूज़पेपर, आपकी थियरी और प्रैक्टिकल एग्जांपल स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा या फिर क्लास में पढ़ा, आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकती हैं, और आपने 10 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने आर्टिकल 143 के तहत अपना पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे। अब ये एग्जाम्पल आपके लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा, और जब आप आंसर लिखेंगे ना, तुरंत इस एग्जाम्पल को आप फिट कर देंगे। तो जो हमने किताबों में पढ़ा यदि वो दिख जाता है ना, तो फिर वो इट बिकम्स अ वेरी स्मॉल। प्लस आपको एथिक्स के केस स्टडीज लिखने हैं, एथिक्स के आंसर लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। बट इट्स ट्रू कि कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाता। जैसे अभी जो मेंस देंगे, इतना टाइम क्रंच है कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, ठीक है। बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल यू शुड बी डूइंग इट। और जिस प्रोफेशन में आप एंटर करने का सोच रहे हैं ना, ये प्रोफेशन ही ऐसा, आप सॉफ्टवेयर तो बनाने वाले हैं नहीं, आप न्यूज़पेपर मरते दम तक नहीं छूटेगा। हमारे मॉक इंटरव्यूज में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, मतलब उनको कोई जरूरी नहीं है कि अपडेटेड रहना, नाउ दे आर वेरी ओल्ड, बट वन थिंग दैट दे विल कैरी एवरी डे इज वन न्यूज़पेपर। मतलब उनको कौन सा एग्जाम देना है, और मॉक इंटरव्यू में तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आईएएस है, उनकी लेजिटिमेसी है, बट देन ऑल्सो दे रीड द न्यूज़पेपर। तो जहां तक संभव हो आप चलाएं, यदि नहीं हो पाता है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसका ही एक मिनट है ये। आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है 2026 में, और अगर आपके पीएसआईआर खत्म हो चुका है तो नाउ यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन शॉर्ट नोट्स। आपके पास टाइम है। व्हाई आई डिडंट मेक माइन, बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मुझे स्मार्ट वर्क में जाना पड़ा। इट वॉज माई कंपल्शन, चॉइस नहीं था मेरा वो। नाउ यू हैव टाइम कि जैसे बहुत लेंथी टॉपिक्स है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जैसे सर ने बताया कि मेंस में हार्डली यू गेट वन डे कि जहाँ पे तुमको ये रिवाइज करना है। तो जैसे लेंथी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाओ, ये बहुत रहते हैं। और जो प्रायोरिटाइज करना है तो उसमें सिंपल थिंग इज, आपने जैसे बताया एसे एथिक्स ऑप्शनल, पर एसे में क्या गेम हो रहा है कि एसे का चेकिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। इसको श्योर शॉट ऐसा नहीं बता सकते कि इसमें आएंगे ही मार्क्स, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी असर्टेड, बट यस इट कैन गिव यू एज समटाइम्स। मेरा ये रहता था कि 3 पेपर्स विल श्योरली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। इस बार का भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टॉपर्स के GS2 और GS4 में 120 प्लस है, दिस इज स्कोरिंग। और अगर आप GS1 और GS3 का देखोगे, हार्डली उनकी रेंज वही है 95 टू 105, इससे ज्यादा किसी के नहीं, बट इसमें एज मिलता है। इन दोनों में 120 प्लस आ सकता है। और ऑप्शनल इज द ओनली पेपर विच हैज द पोटेंशियल कि आप 500 में से 300 मार्क्स भी क्रॉस कर सकते हैं। और PSIR में पॉसिबल भी है। 2 साल पहले स्वाति शर्मा मैम थी, ऑल इंडिया रैंक 70, उनके 305 और समथिंग मार्क्स थे। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका PSIR ऑप्शनल है
you are already covering GS2 and GS4, so you are already getting good value addition. जैसे GS2 को मैं कभी भी 1B से डिफरेंट नहीं रखता था, ऑप्शनल में 1B इज योर GS2 ओनली, बट द डिफरेंस इज ऑप्शनल में थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज भी होता है, थोड़ा इलेबोरेशन भी होता है, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन फ्लो इन दैट, ह्यूमैनिटीज की जैसे लिखना है. GS2 में जस्ट टेक वैल्यू एडिशन फ्रॉम दिस. जैसे PSIR में सत्या सर के नोट्स है, वो बहुत हेल्प करते हैं GS2 में. रेडीमेड जैसे जजमेंट्स है या फिर जैसे वुमेन मूवमेंट्स हो गए, वो सबको यूज होता है यहाँ पे. तो डायरेक्टली बेस्ट सोर्स फॉर वैल्यू एडिशन फॉर यू इज कि 1B का सारा मटेरियल इसमें डालो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में. GS2 एंड ऑप्शनल ये तो आप हाइब्रिड वे में प्रिपेयर कर सकते, और GS4 में योर फिलोसॉफीज विल वर्क यू अलॉट. इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में काफ़ी सारे एथिक्स के कीवर्ड्स ऑलरेडी कवर्ड हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट क्या है, डिओंटोलॉजिकल क्या है, वो सारे अप्रोचेज इसमें यूज होते हैं. प्लस GS4 में जो PSIR के जैसे हम फ्लो लिखते हैं आंसर राइटिंग है, यू कैन वर्क इन यूज इन दिस. फॉर एग्जाम्पल मैंने GS4 में सारे क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखे थे, कोई भी मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगा था कि ऑप्शनल का ही मैं यूज करूंगा नॉलेज, एंड वो रिफ्लेक्ट भी होगा और सामने वाले को पता भी चलेगा कि इसको डीप नॉलेज है इस रिगार्ड में. तो मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता था कि ये 3 पेपर एक्चुअली एज देंगे. ऐसे का इट इज स्टिल डाइसी, बिकॉज मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग 120 अराउंड मार्क्स, पर मेरे 92 ही आए. तो अब गॉड नोज वाई, बट इसमें यू कैन बी श्योर अबाउट सम पोर्शंस. मेरा ये रहेगा कि आप इस 3 पेपर को, अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो यू शुड फोकस ऑन दिस 3, ये आपके एज बनेंगे बहुत अच्छे से. NCERT जस्ट ओरिएंटेशन फॉर यू. UPSC का ओरिएंटेशन देता है NCERT, कि 2-4 वर्ड सिखा देता है कि ये, सो दैट कि स्टैंडर्ड बुक्स को आप बहुत ज़्यादा नया ना लगे. जैसे पॉलिटिकल थियरी वाली वो NCERT है, उसमें सारे डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकनिज्म है, वो सब कीवर्ड्स को एक बार आपको बेसिक नॉलेज मिल जाता है, उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन का पार्ट कर सकते हैं. NCERT इज फॉर दिस. और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टेस्ट सीरीज और यस PYQs इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको दिखाएंगे कि कहाँ प्रायोरिटाइज करना है. कोई हिस्ट्री है तो पूरा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ सिलेक्टिव पार्ट है, वहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. प्रीलिम्स में फॉर एग्जांपल इफ यू विल रीड PYQs ऑफ लास्ट 5-10 ईयर्स, आपको रियलाइज होगा कि विजयनगर में से, एम्पायर में से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं. तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू PYQs विल टेल यू व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड. ये है. और टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग का बेसिक यही है कि मेंस इज अ गेम ऑफ एक्सप्रेशन. आपको वो कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर लाने पड़ेंगे, तभी वो उस प्रेशर कंडीशन में बाहर निकलते हैं वर्ड्स, अदरवाइज जनरलाइज्ड आंसर ही रहते हैं. तो जो टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग का मेन पर्पस इज मेंटल सिमुलेशन. आप उसी टॉपिक को लिख पाए और एग्जाम कंडीशंस में बेटर तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसके लिए होते हैं. तो अभी आपका आइडियली 26 का है, तो अभी 6 मंथ्स में योर दिस PYQs विल हेल्प यू टू फोकस, टू गेट टू नो कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है. तो इसलिए PYQs का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs ही रहता है. जैसे PSIR ऑप्शनल है, उसमें अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे तो बहुत सारे रिपीटेड थीम्स मिलते हैं. जैसे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टॉपिक है, उसमें बार बार वही अप्रोचेस रिवाइज होती है, वही अप्रोचेस पूछते हैं. दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक है जो बहुत रिपीट होता है, इस पर मैं फोकस कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है. तो जो आप पूछी थी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट? आप किस बैच के हैं? यस, जून बैच. ठीक है, टारगेट ईयर 26 है. ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि फ्रॉम जून टू जनवरी, ठीक है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेंस, है ना. मेंस में 3 कंपोनेंट होते हैं. वी हैव एसे, वी हैव PSIR और व्हाटएवर इज द ऑप्शनल, और वी हैव जनरल स्टडीज. ठीक है,
फिलहाल के लिए हम ऐसे को थोड़ा बैक सीट पे डालेंगे, बिकॉज PSIR और GS का ही नॉलेज ऐसे में फीड होता है. ओके, सो हमारा जो टारगेट कोर्स हो गया अब ऑप्शनल एंड GS. अब इसमें जो आप बोल रही थी ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगेन मैथमेटिकली एनालाइज करें. सो इफ यू स्टार्ट राइटिंग आंसर, सी प्रिपरेशन 3 स्टेजेस में होते हैं, नोइंग द कंटेंट, रिवाइजिंग द कंटेंट, राइटिंग द कंटेंट. अब आपके पास कंटेंट है, टीचर्स को जो पढ़ाना था उन्होंने पढ़ा दिया है, अब वापस से टीचर्स आके पढ़ाने वाले नहीं है. द बॉल इज इन योर कोर्ट. आप आज आंसर राइटिंग करें, 2 महीने बाद करें, या फिर मेन से जस्ट पहले करें. ठीक है. नाउ नंबर्स यदि देखिए, अगेन PSIR में सेक्शनल टेस्ट जो हमारे यहाँ होते हैं उसमें 17 सेक्शनल टेस्ट होते हैं प्रीलिम से पहले, जिसमें पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया है. 17 सेक्शनल टेस्ट. GS में आपसे उम्मीद की जाएगी कि एक GS में कम से कम आप 4 सेक्शनल टेस्ट लिखें, या फिर 3 भी लेके चलते हैं. तो देयर विल बी 12 सेक्शनल टेस्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन GS, 17 इन PSIR. तो ये हो गए 29 यानी 30 मान के चलिए. अब ये 30 टेस्ट आपको लिखने हैं 8 मंथ्स में. So in 8 months you have to write these 30 tests, basically 4 टेस्ट पर मंथ. इसमें दिवाली, दशहरा, छठ सब आने वाला है इसी 8 महीने में. सो बेसिकली आपको 1 महीने में 4 टेस्ट. इट मीन्स ऑन एवरी संडे यू हैव टू राइट 1 टेस्ट. इसको जितना ज्यादा आप डिले करेंगी ये टाइम गैप और कम हो जाएगा. नाउ कम टू दैट पर्टिकुलर वीक. अब आ जाइए उस वीक में. मान के चलिए कि उस वीक में आपका पहला टेस्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपका टॉपिक है प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स एंड लॉक. ये टॉपिक्स. नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 6 days. ये आपको समय मिला है ना. नाउ व्हाट आई सजेस्ट कि इन 6 दिनों के लिए आपके लिए PSIR का मतलब केवल यही 5 टॉपिक्स है. PSIR में और कुछ है ही नहीं. सो फॉर यू PSIR मीन्स जस्ट प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक. एंड द स्टेप्स दैट यू आर आस्किंग, मेरे हिसाब से सबसे पहले आप अपने नोट्स को 2 बार रिवाइज करें. और 2 बार रिवाइज करने के बाद जो मैं बता रहा था कि टेस्ट लिखते समय शॉर्ट नोट्स बनाने का मौका इसके बाद नहीं मिलेगा, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें. ठीक है. सेकेंड स्टेप, डू द PYQs ऑफ दीज टॉपिक्स. And again in the sectional tests here the PYQ discussion is already included there. PYQ discussion, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं. तो प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक के PYQs देख लीजिए. सेकेंड स्टेप. थर्ड इज गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. एक खराब आदत बहुत लग जाती है स्टूडेंट्स में कि टेस्ट के डेट को पोस्टपोन करना. क्योंकि हमारे पास कंफर्ट है, एग्जाम को तो नहीं पोस्टपोन कर सकते, लेकिन उस दिन हम अपने आप को रीजनिंग देते हैं कि परसों दिन अच्छे से तैयार होकर करेंगे. वो दिन कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है. और वो टेस्ट, आई एम टेलिंग यू द डेटा, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का डेटा है. पहला टेस्ट, आज पहला टेस्ट था 1 जून को. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड दे विल गिव द टेस्ट टुडे. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट देंगे. दूसरे में भी 85% देते हैं, लेकिन तीसरे से ऐसे डाउनफॉल आता है. हमारा क्या, हमारे तो पैसे बच रहे हैं, वैल्यूएशन, पैसा आपका वेस्ट हो रहा है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस टेस्ट तक आपके पहले 2 टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए रहते हैं और आपको लग जाता है धक्का. द थिंग इज कि आपको लगेगा हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो नहीं देते. नाउ दिस प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द एस्पिरेंट्स. इसमें क्या है ना कि आपको यदि गलती है तो उसको 17 या टोटल 25 टेस्ट दिए जा रहे हैं. वो क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि उस दिन आपका पेपर अच्छा हो. ये टेस्ट इसीलिए तो दिए जा रहे हैं कि ये डिस्कवरी आप करते एग्जाम हॉल में बैठ के कि नहीं आता है, वो अभी कर लो ना और उसमें सुधार कर लो. सो मेक मेनी मिस्टेक्स नाउ सो दैट डे यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक. सो थर्ड स्टेप इज कि आप जाके टेस्ट लिखेंगे उस पर्टिकुलर डे. देन फोर्थ इज दैट यू विल वॉच द टेस्ट डिस्कशन. अब यहाँ पे भी होता है, लोग टेस्ट देके आ जाते हैं, टेस्ट डिस्कशन नहीं देखते. अनदर बिगर मिस्टेक. क्योंकि टेस्ट में तो वही आपने लिखा जो आपको पता है, बट व्हेन यू वॉच द टेस्ट डिस्कशन यू रियलाइज कि अरे मैं तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रही थी और क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना. तो यू कम टू नो अबाउट न्यू थिंग. एक एडिशनल स्टेप मैं सजेस्ट करता हूं इससे भी. फिफ्थ,
कि ये टेस्ट डिस्कशन देखने के बाद ना इस सेक्शनल टेस्ट को एक बार रीराइट कर दो अपने लिए, सो दैट जो भी आपकी लर्निंग्स हुई है ना आपकी आदत में इंटीग्रेट हो जाए। और यही 5 स्टेप आपको सारे टेस्ट के लिए रिपीट करना है। अब ये टेस्ट होगा पॉल साइंस का, द नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट संडे विल बी अ जनरल स्टडीज पेपर, मे बी उसमें हिस्ट्री पर है, इंडिया जो भी एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री पर है। सो इन दिस यूनिट वाइज विल बी एबल टू कंप्लीट। अदरवाइज मैं आपको गारंटी देता हूं ये 8 मंथ्स है ना ऐसे इट विल फ्लाई बाय। हमें कभी हमने 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर बोला था एक दूसरे को, और देखिए 5 महीने बीत गए, आज 1 जून है, और ये ऐसे बीतेगा। और जैसे ही नवंबर आया ना, नवंबर दिसंबर, यू विल स्टार्ट फीलिंग द हीट। एंड जो मैंने टाइमलाइन ड्रॉ किया था पीछे, इसमें दोज हु आर गिविंग 26 उनके लिए ना 26 इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 इंपॉर्टेंट है। दिस इज द गोल्डन टाइम, दिस इज एक्चुअली द ये जो पूरा समय है ना, इट इज द गोल्डन टाइम। इट इज दिस हार्ड वर्क दैट यू विल बी फीडिंग ऑन इन द नेक्स्ट। यहाँ पे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? यहाँ से आप प्रीलिम्स की तैयारी में कंज्यूम रहेंगे, उसके बाद मेंस की तैयारी में कंज्यूम रहेंगे। सो फॉर यू गुड थिंग इज सी दोज हु आर टारगेटिंग 26, बहुत लोग अभी से स्टार्ट, मैंने बताया ना 0 माइल ये है आपके साथ। फायदा ये है कि आपने 0 माइल से पहले अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसका आप बेनिफिट तभी उठा सकती हैं जब आपने इसको यूटिलाइज किया। somebody was saying that target year 27 है, आपका था क्यों 27 है? एज के चलते कुछ? नहीं, बैकग्राउंड किस चीज का है? ये भी आर्ट्स बैकग्राउंड के, ये भी इन्होंने कहा ना कि गुजरात में आर्ट्स वही लोग लेते हैं जिनको ना, मतलब हमारे, मैं बिहार से हूँ, यूपी में भी, बिहार यूपी में कहावत है कि अगेन इट मे बी अ बिट ऑफेंसिव, लेकिन हम लोग को यही बताया गया कि बेटा आर्ट्स ले ले और लड़की घर से भाग जाए, दोनों में बाप का बराबर बेइज्जती होता है। ठीक है, तो इट्स कंसिडर, ये एक तरीके से कास्ट सिस्टम एकेडमिक्स में डेवलप हो गया नॉर्दर्न स्टेट्स में। ठीक है, मतलब एक सिचुएशन था, मतलब इन व्हेन वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर, कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं वी यूज्ड टू कुक, तो जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो खाना बनाते थे, आर्ट्स वाले हैं उनको कहा जाता था कि भाई सफाई करो, बर्तन दो। तो अगेन, तो आर्ट्स का होना इट्स नॉट एट ऑल, बल्कि वो एडवांटेज के रूप में काम। आपका ऑप्शनल क्या है सर? PSIR है। तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग वाले जो आएंगे उनको नहीं पता रहेगा हन्ना अरेंट कौन थी, ग्रामशी कौन थे, आपने कम से कम थोड़ा तो पढ़ा होगा। और एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, मतलब कि आर्ट्स वाला जो टैबू है इज सिंपल BA बोलते हैं ना, BA भी नहीं बोलते, सिंपल BA बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वही प्रॉब्लम, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू डिसाइड। आप 26 देने के लिए एलिजिबल है, आप दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, इन्होंने बताया भी। और अगेन आई एम सेइंग ना, इट इज टू अर्ली टू डिसाइड अभी कि मैं 27 में दूंगा, अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है। तो ये कहना, क्योंकि 27 में आप देंगे, बेस्ट केस में 28 में रिजल्ट आएगा, बेस्ट केस में। ठीक है, तो आई थिंक रिकंसिडर कर सकते हैं, बाकी आपका चॉइस है। और CSET ही एक प्रॉब्लम है ना, मैथ्स और कहाँ आता है, CSET में आ रहा है। क्वालिफाइंग करके, मतलब इज द बेस्ट पर्सन टू टेल, एक बार रिकंसिडर कर लेना उसमें करके। हाँ, ये बता देंगे बेस्ट। देखो, द ब्यूटी ऑफ UPS इज कि वो सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं टॉपर स्टॉक के लिए जो अपनी फोटो दिखाए थे, तो 3 लोग हम स्टेज पे थे, एक CA थी, एक PhD था और एक प्लेन BA में। ठीक है, तो देयर इज नो सच टैबू। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रहे हैं UPSC के सिलेबस और UPSC के पैटर्न पे, तो हु विल स्टॉप यू? ये सब आप खुद के ऊपर आप एक बर्डन बना रहे हैं। अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, अगर वैसा होता तो मैं तो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता, मैं भी कहीं पे लोहा का काम करता होता। डोंट, अब ऐसा टैबू मत बनाओ, लिमिट्स मत रखो, हो जाता है, सब हो जाता है, डिसाइड करो बस। जी, तो आई थिंक एक बार रिकंसिडर किया
सी अगेन इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यदि नोट्स मतलब आप खुद से नोट्स बनाना पसंद करती हैं, ऐसा कह रही हैं? उतना ज़्यादा रीड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे मैं क्लास से मैं नोट्स बना रही हूँ तो उसमें मैं ज़्यादा देर तक मैं पढ़ सकती हूँ, बट रीड में ज़्यादा। तो ठीक है, तो आप उस मोड से कर सकती हैं। देयर पीपल, कुछ लोगों को क्लासेस नहीं सूट करते हैं, वो सेल्फ स्टडी से ही करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना, सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कि इंडिया काउंटरिंग नक्सलिज्म, इस पे 5 स्टेप ये है, आपको टीचर बताए, किताब से पता चले, न्यूज़पेपर, यूट्यूब वीडियो, जहां से भी पता चले। तो इफ यू कैन मोर कंफर्टेबल थ्रू द क्लासेस, आप क्लासेस से कर लें। दैट इज उस एंड तक हमें पहुंचना है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, सर यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और उसमें नए रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सर हम लोग अपनी सेलेक्टिव रिसोर्सेज कैसे सेलेक्ट करें एज ए इंडिविजुअल? वो तो पर्सन पे पर्सन, आपने क्लास किया है तो अब क्लास किया है तो क्लास नोट्स ही है आपके फाइनल। अब ज़्यादा बाहर मत देखो, एक जगह पे है ना, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड इज़ वेरी डेंजरस। अगर कंफ्यूज रहोगे और अपने, तो फिर इनसिक्योर फील करोगे हमेशा कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरे को और पढ़ना है इस पे। इससे अच्छा है सेम सोर्स, वन सोर्स यू हैव टू डिसाइड, इसी को बार बार रिवाइज करोगे और पीवाईक्यूज को देखोगे तो पता चलेगा वैल्यू एडिशन कैसे करना है। तो मैं तो सिंपल, मेरा तो वही सोर्स फंडा रहता था कि क्लास नोट्स ही है जो है। मैंने पीएसआईआर में मैम के नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो ख़त्म हो जाए वो बहुत है, इतना ज़्यादा है, 5000 पेज थे। फिर एक ही सोर्स को सिलेक्ट करो, क्योंकि एक सोर्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो उसमें फ्लुएंसी आ जाती है, उसके बाद वो एक थोड़ा एज भी मिल जाता है नॉलेज में। ज्योग्राफी में नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप कहीं भी स्टॉप नहीं कर सकते उसको, मतलब जितना कहाँ है उस नॉलेज। वो पीवाईक्यूज दिखाएंगे ना, पीवाईक्यूज और आपका सिलेबस है, वही तो लिमिट्स है ना। पीएसआईआर में तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं जैसे हमारे ऑप्शनल में, पर वो लिमिट्स दिखाती है ना पीवाईक्यूज और क्लासेस जो है। सिलेबस में जो बस टॉपिक्स देके उसके आगे छोड़ दिया है और वो टॉपिक्स में जब पढ़ने जाते हैं तो एक टॉपिक में बहुत लंबा लेक्चर पढ़ा हुआ होता है, बहुत सारे टीचर बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। तो हम लोग उसमें सेलेक्टिव अप्रोच कैसे करें? देखो, ऑप्शनल में बहुत सिलेक्टिव मत हो। ऑप्शनल में यू हैव टू गेट योर एज, तो उसमें तो जितना इन्फॉर्मेशन मिले वो बेटर है, क्योंकि काफ़ी टाइम कुछ नया पूछ ले। तो ऑप्शनल में इतना सिलेक्टिव मत हो, जितना सिलेबस है सारे पॉइंट्स कवर करने का ट्राई करो। वो लंबे लेक्चर्स है, वही तुम्हें एज देंगे आगे जाके। हमारे बैच सबसे लंबा चला था, फिर भी सबसे ज़्यादा वही हेल्प किया है मेरा ऑप्शनल में जो। हाँ, लेक्चर्स थोड़े लंबे चलते हैं पॉल साइंस के, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग, नाम है बदनाम है लेकिन यही है, ठीक है। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट पॉल साइंस के लिए ऐसा है कि हम लोग अधिक पढ़ाने के लिए बदनाम हो जाते हैं कि बहुत पढ़ा दिया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसआईआर सिलेबस काफ़ी बड़ा है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी के चलते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली जो आ रहे हैं ना, जैसे इस ईयर जैसे ऑल्सो 130+ है, इनका खुद का बैच जो है काफ़ी लंबा चला था, ठीक है। अब पीएसआईआर सब्जेक्ट ऐसा है, खासकर थियरी एंड थॉट, कि जिसको थोड़ा धीरे समझा जा सकता है ना। मतलब शराब और शरबत पीने में अंतर होता है। शरबत एक बार में पिया जा सकता है, शराब धीरे धीरे पिया जाता है। क्या हुआ पता है? चलो, नहीं मतलब अक्सर जब ये सवाल आता है तो आई कोट द लाइन कि भाई एक हम ही है जो मैं को आंखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, ठीक है। तो चीजें अंतर है ना। अब पीएसआईआर सिलेबस 4-5 महीने में भी लोग फिनिश करते हैं, लेकिन फिर उसमें समस्या आ जाती है ना। आप आधा अधूरा पढ़ेंगे, फाउंडेशन कोर्स तो आप एक बार करेंगे, टेस्ट सीरीज हम हर बार करते हैं, फिर यू नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, बट वंस यू आर डूइंग द वेरी नेम फाउंडेशन मीन्स कि आपको बस अपडेट करना रहे करंट अफेयर्स। यदि आपको फिर से, मतलब आई विल नॉट टेक नेम्स, बट पीपल डू PSIR from somewhere else and then they come to us to again do the PSIR foundation, and then it becomes, it appears ethically wrong for us कि भाई the student has already paid a hefty fees there and yet after completion वो कह रहा है कि इतनी चीजें बिखरी हुई हैं कि समझ में नहीं आ रहा, पूरा ग्रास्प ही नहीं आ रहा, then what is the point of doing that, ठीक है। और it's true कि स्टूडेंट्स का समय लगता है, लेकिन पैरेलली हमारा भी लगता है। आप बैठ के पढ़ते हैं, हम खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो
इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बियॉन्ड अ पॉइंट, बट इट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इतना मैं गारंटी कह सकता हूं कि जो भी बैच फिनिश होता है, कोई स्टूडेंट ये बोल दे कि ये टॉपिक आपने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ऐसा टॉपिक हो ही नहीं सकता जो कोई बोल दे कि ये सर आपने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, यदि बोल दे तो हम ना पढ़ाएं उसको, ठीक है। तो समय लगता है, ठीक है। शायरी याद आ रही थी लेकिन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नहीं, गोपाल दास नीरज की एक लाइन है सर कि इतने बदनाम हुए हम इस जमाने में, हा? कि लग जाएंगी सदियां तुम्हें भुलाने में, और न पीने का तरीका न पिलाने का सहूर, ऐसे लोग भी आ जाते हैं मैं खाने में, ठीक है। तो हम लोग थोड़े ओल्ड स्कूल है इस मामले में, है ना, पुराने विचार वाले हैं कि प्रॉपर पढ़ा के डिक्टेशन में, अब डिक्टेशन की जगह भी यदि हम प्रिंटेड नोट्स आपको दे दें तो जब आप लिखते हैं ना, इट गेट्स इंटीग्रेटेड इन योर माइंड, और जब भी आप उसको 1 साल 2 साल के बाद भी नोट्स पढ़ेंगे ना, टीचर ने जो भी कहा होगा वो आपको याद आएगा व्हेन यू रीड दैट नोट्स, वो फील आपको प्रिंटेड नोट्स में नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई वी हेजिटेट, मिनिमम प्रिंटेड नोट्स दिया जाए देन वी राइट, ठीक है। आपका क्वेश्चन था सर कि कैसे मैनेज किया जाए। अगेन सिलेबस ही बड़ा नहीं है, सर्विस में भी आप जाएंगे ना तो आइडियली आपको चाहिए होंगे 100 पुलिसमैन विथ सोफिस्टिकेटेड गन्स, और आपको मिलेंगे 20 लाठी के साथ, आप भाग तो नहीं सकते ना, आपको मैनेज करना होगा। एंड देन प्रायोरिटाइज, इन्होंने बताया ना कि पॉल साइंस के लिए GS2 GS4 ऑप्शनल इज द की, ठीक है। तो आपको भी अपने ऑप्शनल के हिसाब से थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, दिस इज योर स्ट्रेंथ, ऑन दैट यू कैन प्ले, क्योंकि सब 100% नहीं किया, इट इज अ फैक्ट, हर एक सिलेबस का हर एक पार्ट 100% नहीं किया जा सकता। परफेक्शनिज्म इज अ सिन इन दिस एग्जामिनेशन। आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। GS1 आपके लिए आसान हो जाएगा बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। जो लोग पॉल साइंस वाले हैं उनके लिए GS2 GS4 ऐसे ये चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? उनका पहले आप बैठिए, अच्छा। ठीक है, एक बार मैं बता दूं, अ गुड आंसर इज हैविंग जस्ट 2 थिंग्स। फर्स्ट, अ गुड कंटेंट प्लस इफेक्टिव एक्सप्रेशन, दैट्स इट। अब क्वेश्चन पूछा है कि हमारे संविधान में फेडरल डिस्प्यूट को डील करने के लिए क्या प्रोविजंस दिए हुए, आपको बताना पड़ेगा। आप वहां पे केवल इफ यू स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग विच इज नॉट गिविंग अ सॉलिड आंसर, तो इवैल्यूएटर उसको 2 पैराग्राफ के बियॉन्ड नहीं पड़ेगा, तो आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, दैट इज द कंटेंट, ठीक है। प्लस एक्सप्रेशन, आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल क्या मैम? अभी देना है आपको, ठीक है। तो जैसे आर्ट्स के पेपर में अगेन एक्सप्रेशन थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर लिख के हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाता है, क्योंकि आंसर में टेक्स्ट जाता है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रह जाता है। तो व्हाट इज मोर इफेक्टिव इज एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ इट। ये 2 चीजें रहेंगी, आपका आंसर अच्छा बनेगा। बट हैविंग सेड दैट, इन यूपीएससी नथिंग इज गारंटीड, नथिंग। इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक स्टूडेंट है अपना, इन फर्स्ट अटेम्प्ट ही गॉट 224 इन PSIR ऑप्शनल, सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट अटेम्प्ट ही गॉट 301 इन PSIR ऑप्शनल, सिलेक्शन हुआ और उसको IRS मिला। नेक्स्ट अटेम्प्ट ही गॉट 271 इन PSIR ऑप्शनल, फिर भी सिलेक्शन हुआ और IPS मिल गया, क्योंकि यहाँ पे उसके 447 आ गए थे GS में। अब ये 447 यहां आगे रहते तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट ही गेव, ही गॉट 251 इन PSIR, मार्क्स घट रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, इस बार उसके 283 आए हैं PSIR में और उसको रैंक 14 आ गया है, अभिषेक वशिष्ठ। अब क्या हम कहें कि ये मूर्ख स्टूडेंट है, तीसरा सिलेक्शन, मूर्ख तो नहीं है ना, सीरियस स्टूडेंट है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया आज तक कि कैसे एक्सप्लेन करें। साइनोसॉइडल कर्व बन रहा है वो पता चल रहा है, बट उसके बियॉन्ड मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और व्हेन ही वुड कम टू मी फॉर आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, मैं उसमें और क्या सजेशन, बंदा ऑलरेडी IPS है, IRS रह चुका है, आंसर बहुत अच्छे लिख रहा है। तो इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, इट्स अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। बाकी काम आपको करना है कंटेंट और
एक्सप्रेशन पे। स्मिथ। आंसर राइटिंग में मेरी बेसिक फिलोसफी ये रहती थी कि मुझे दूसरों से कम खराब लिखना है, दैट्स इट। सब खराब लिखेंगे तो थोड़ा कम खराब लिखो तो भी हो जाएगा, क्योंकि रैंक 1 को भी 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं है। पूरे टोटल यूपीएससी का देखो तो 1100 मार्क्स होते हैं, 50% मार्क्स। तो इवन इफ यू आर मैनेजिंग अबोव एवरेज इन एवरी पेपर, यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। मेरा यही है, मेरे कोई पेपर में हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, सब में सिर्फ अबोव एवरेज है, स्टिल आई गॉट 30 रैंक। तो ये फिलोसॉफी रहेगी कि आई जस्ट हैव टू बी अ बिट अबोव एवरेज, वो भी आप मैनेज करो। और दूसरा, टू क्रिस्प और ज्यादा क्वालिटी कैसे बनाए, तो उसके लिए टॉपर्स आंसर कॉपी इज द बेस्ट सोर्स। जैसे कोई भी आंसर आप लिखोगे तो आपके दिमाग में आप ऐसा सोचते होंगे कि ये खराब है या अच्छा है, कुछ तो आप सोचोगे ना कि कोई लिखा, तो दिमाग में ऐसा रहेगा कि यार इससे अच्छा लिख सकते हो। तो वो ज्यादा अच्छा यार्डस्टिक ये रहेगा कि आप टॉपर्स कॉपी देखें, उनको आइडियल माने और उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर पा रहे हो तो देन यू आर राइटिंग गुड आंसर्स। सपोज राइट आंसर ऑन सम टॉपिक, नाउ सी द टॉपर्स कॉपी ऑन द सेम टॉपिक। फिर आपको रियलाइज होगा कि देखो यहाँ पे मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता था, यहाँ पे मैं कमिट, जैसे GS2 में सिंपल वैल्यू एडिशन इज 3C, आप कमिटी ऐड करो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐड करो और केस लॉज ऐड, केस जो होते हैं जजमेंट्स उसको ऐड करो, तो आपके जो क्वेश्चन की क्वालिटी है बहुत अच्छी बन जाती है। ये कहाँ से मुझे पता चला? ये टॉपर्स कॉपी से ही पता चला। तो उससे ये कि अच्छा यार्डस्टिक मिल जाता है बेटर आंसर लिखने के लिए। तो दिस कैन बी डन। एनी अदर आंसर? इनफैक्ट टॉपर्स कॉपी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो चीजें हैं, यदि कोई ओपिनियन टीचर और टॉपर की तरफ से आ रहा है ना, टॉपर की ही सुनो, क्योंकि टॉपर ऑलरेडी ही हैज बीन थ्रू द प्रोसेस एंड ही इज मोर लेजिटिमेट। सेकेंडली, टॉपर्स कॉपी इज द ओनली डॉक्यूमेंट जिससे आपको पता चलेगा यूपीएससी क्या चाह रहा है, क्योंकि मॉडल आंसर यूपीएससी देता नहीं है। कुछ स्टेट सर्विसेज हैं जैसे ओपीएससी, जो कि आरटीआई आप लगाइएगा तो कुछ पेमेंट लेके आपको इवैल्यूएटेड कॉपी मिलती है। यूपीएससी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक आरटीआई लगाया गया था, पूछा गया था कि क्या यूपीएससी मॉडल आंसर बनाती है, यूपीएससी ने कहा हम कोई मॉडल आंसर नहीं बनाते। सो बेसिकली व्हाट इज देन द लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट टू नो कि यूपीएससी क्या चाहता है? टॉपर्स कॉपीज, स्पेशली जिनके मल्टीपल सिलेक्शंस हैं, क्योंकि उनके आंसर बार बार यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, 3 बार सिलेक्शन, यानी 3 बार तो यूपीएससी ने ओके तो किया ना, और रेवेन्यू सर्विस खराब थोड़ी है, ठीक है, पुलिस सर्विस एंड देन आईएएस। तो टॉपर्स कॉपी से 2 फायदा होता है। पहला, आपको कंटेंट मिलता है, उसने पूरी तैयारी करके लिखी हो कंटेंट, प्लस एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है। सो टॉपर्स कॉपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तो देखना ही देखना है, एंड वॉट एवर यू कैन लर्न फ्रॉम दैट उसको अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, देखो यदि मैं कहूं कि बुक पढ़ना जरूरी नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तुम कहोगे सर अपने ही नोट्स को बोल रहे हैं बेस्ट है, लेकिन एक्चुअली बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। खासकर पीएसआई और ऑप्शनल का तो मैं गारंटी ले रहा हूं। क्यों? यदि बुक ही पढ़ना था तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे क्यों दिए? तो फिर बुक पढ़ लेते ना, 1500 में तो किताबें आ जाती। दूसरी बात है कि जब आपका ऑप्शनल क्या रहने वाला है बाय द वे? पीएसआईआर। तो जब यदि आपको इन्होंने बताया ना कि नोट्स ही अपने आप में कॉम्प्रहेंसिव हो जाते हैं, सो इफ यू हैव ऑलरेडी 50-60 पेजेस ऑन प्लेटो, व्हाई विल यू ऐड मोर पेजेस? आपको आंसर मैक्सिमम 4 पेज का लिखना होगा। तो ऑलवेज सी, ये क्वेश्चन ना उनको हम कहते हैं किताब पढ़ने के, किस स्टूडेंट्स को? जैसे ये स्टूडेंट है, ठीक है, बार बार दे रहा है, अब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के बाद उसने नोट्स बहुत पढ़ लिए, अब कहेंगे कि भाई बुक पढ़ के भी देख लो। लेकिन यू आर इन ए सिचुएशन जबकि नोट्स भी आपको याद नहीं है और आप कह रहे हैं कि और किताब पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अगेन लर्न फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, पहले 2 टेन्योर में ही विजिटेड ओनली इंपॉर्टेंट कंट्रीज। अभी वो ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल, कहां कहां जा रहे हैं। अब पहले ही थोड़े गए रहते, ये तो तीसरा टर्म आया तो भाई जो बचे हुए हैं उसको कर लेते हैं। आप पहले लगेंगे करने तो फिर रह जाएंगे उसमें। सो दैट्स व्हाई नोट्स भी क्या है, यदि हम क्लास में आपको नोट्स दे रहे हैं, शुभ्रा मैम या फिर हम, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ज्ञान के साथ पैदा हुए। हम भी 10 किताबों से पढ़ के आपके लिए लाइफ आसान कर रहे हैं कि जो आप इधर उधर से चीजें बटोरते उसको हमने क्या किया, 10 पेज में टॉपिक पढ़ा दिया।
तो वी आर ऑल्सो नॉट डिस्कवरिंग दैट नॉलेज, वी आर ऑल्सो रीडिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। क्यों? क्योंकि हमारा काम बस वही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपको तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेकिन साइंस एंड टेक सब पढ़ना है। आपके पास ट्रूली टाइम नहीं है, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिले, ठीक है? दैट्स वाई टू द नोट्स ओनली, ठीक है? एनीथिंग एल्स? चलो, आई थिंक वी शुड रैप इट अप सर। I think all the questions have been answered and you people must be satisfied with the answers. So, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। तो अटेम्प्ट्स फेल होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं होंगी, कई बार आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब होगा, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो ये सब होगा, इसी से जूझकर बाहर निकलना है। एक 4 अटेम्प्ट देता है, 4 सिलेक्शंस लेता है, उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो यहां मंजिल नहीं है, यहां पर रास्ता है, और उस रास्ते को तय करने का तरीका आपको एक्सप्लोर करना है। गाइड हम हैं, लेकिन चलना आपको है। और दूसरी लाइन में दिनकर जी से बोलूंगा कि हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर ये मिले या वो मिले, ये भी सही वो भी सही। अगर आपका अटेम्प्ट फेल होता है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, फिर देंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिथ, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहां पर आए, और एक फोटोग्राफ तो बनता है सर।